तमिलनाडु की राजनीति में 4 मई 2026 एक ऐसी तारीख बन गई जिसने दशकों पुराने सत्ता समीकरण को पलट कर रख दिया। पिछले करीब 50 वर्षों से राज्य की राजनीति दो बड़े दलों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन इस बार जो हुआ वो सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक राजनीतिक क्रांति है। एक नई पार्टी टीवीके और उसके नेता विजय ने इस दो ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देते हुए सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीता, बल्कि ये है कि आगे क्या होगा। क्या विजय सरकार बना पाएंगे? अगर हाँ तो फिर किसके साथ, क्योंकि उनके पास बहुमत तो अभी है नहीं। और अगर नहीं तो तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जाएगी। चलिए आपको 5 पॉइंट्स में सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि विजय किसके साथ सरकार बनाएंगे। क्योंकि विजय के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है तो उन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाना होगा। तो किसके साथ गठबंधन करेंगे, क्या प्लान है, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि चुनावी नतीजों ने क्यों मचाया है सियासी भूचाल। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है और टीवीके अपने पहले ही चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। आमतौर पर नई पार्टियों को अपनी पकड़ बनाने में कई चुनाव लग जाते हैं, लेकिन टीवीके ने पहले ही कोशिश में स्थापित दलों को चुनौती दे दी है। स्थापित दल जो पहले से सरकार में थे, कोई सरकार में अभी था, कोई पहले रह चुका है। सबसे बड़ा झटका एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके को लगा है। उनकी पारंपरिक सीट कोलाथूर में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। वहीं उदयनिधि स्टालिन जैसे बड़े चेहरे भी सुरक्षित नहीं दिखे। दूसरी ओर एआईएडीएमके ने भी 60 से 70 सीटों के आसपास प्रदर्शन करके ये दिखाया कि वो पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन जीत भी तो नहीं पाई। तो मुकाबले में लेकिन बनी हुई है। इन नतीजों ने ये साफ कर दिया कि तमिलनाडु अब दो पार्टियों की राजनीति से निकलकर मल्टीपोलर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ चुका है। इसके साथ ही ये भी संकेत मिलता है कि राज्य का मतदान अब परंपरागत राजनीतिक ध्रुवों से हटकर नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार है। खासकर युवाओं और शहरी वोटर्स का झुकाव टीवीके की ओर देखा गया, जिसने चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी टीवीके को अप्रत्याशित समर्थन मिला, जिससे ये साफ होता है कि ये लहर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य में एक व्यापक बदलाव की इच्छा दिखाई दी है इस बार तमिलनाडु में। तो अगला पॉइंट हमारा है कि विजय की राजनीति सिर्फ स्टारडम है या फिर ठोस रणनीति के साथ है। विजय को लंबे समय तक सिर्फ एक फिल्म स्टार के तौर पर देखा गया, लेकिन 2026 के चुनावों ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। इस बार उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी राजनीति केवल स्टार पावर या फिर फैन फॉलोइंग पर निर्भर नहीं है, बल्कि ठोस रणनीति और स्पष्ट एजेंडे पर भी वो आधारित पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपने पुराने चुनाव अभियान में विजय ने 3 बड़े मुद्दों को केंद्र में रखा, जिसमें पहला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, दूसरा परिवारवाद का विरोध और तीसरा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इन मुद्दों ने सीधे जनता, खास करके युवा वर्ग को पहली बार वोट देने के लिए उससे कनेक्ट किया। उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से अलग है। मतलब कि जो एक सेटल्ड ट्रेंड जो चला आ रहा था पॉलिटिक्स का, उसको चेंज करने की एक नई राजनीति शुरू की है विजय ने। उनका पूरा नैरेटिव नई राजनीति पर आधारित, ना डीएमके का ना फिर एआईएडीएमके का। यही स्पष्ट संदेश उन्हें बाकी दलों से अलग करता है। सिर्फ बड़े बड़े मंचों और रैलियों तक सीमित रहने के बजाय टीवीके ने जमीनी स्तर पर भी जबरदस्त काम किया। बूथ लेवल तक संगठन खड़ा किया गया, लोकल कैडर को मजबूत किया गया और सोशल मीडिया का आक्रामक और प्रभावी इस्तेमाल किया गया। यानी ये जीत सिर्फ फिल्मी लोकप्रियता का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित, डेटा आधारित और जमीनी स्तर पर मजबूत राजनीतिक रणनीति का परिणाम है, जिसने तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा देने का संकेत दे दिया है। अगला पॉइंट है सरकार बनाने का गणित, सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ, सरकार बनाने का गणित ही सबसे बड़ा सवाल है और हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है आज का, वो भी कहीं ना कहीं इसी सवाल के इर्द गिर्द है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सरकार कैसे बनेगी। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। शुरू में भी हमने आपको बताया, अगर
टीवीके ये आंकड़ा पार करती तो स्थिति बिल्कुल साफ होती। विजय सीधे मुख्यमंत्री बन सकते थे और बिना किसी समझौते के सरकार चला सकते थे। लेकिन असली पेच अब फंस जाता है क्योंकि वो बहुमत का आंकड़ा तक पहुंच नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में उन्हें विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। यही वो बिंदु है जहां तमिलनाडु की राजनीति का असली खेल शुरू होता है। अब यहाँ 3 संभावनाएं हैं। पहला, बाहरी समर्थन। टीवीके बिना औपचारिक गठबंधन किए किसी पार्टी या फिर निर्दलीय विधायकों का समर्थन ले सकती है। इस मॉडल में पार्टी अपनी नई राजनीति की छवि भी बनाए रखेगी और सत्ता में भी आ जाएगी। ये विकल्प सबसे फ्लेक्सिबल है और कम जोखिम वाला माना जा रहा है। इसके अलावा दूसरा विकल्प है एआईएडीएमके के साथ गठबंधन। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन गणित के लिहाज से आसान दिखता है क्योंकि दोनों मिलकर बहुमत आराम से पार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पावर शेयरिंग, नेतृत्व और नीतियों को लेकर टकराव की संभावना है जो इस रास्ते को जटिल बनाती है। इसके अलावा तीसरा रास्ता भी है विजय के पास, डीएमके के साथ गठबंधन। डीएमके के साथ जाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। वैसे विकल्प तो सारे ही खुले हैं, ये नामुमकिन है ये तो एक अलग बात है, क्योंकि विजय ने पूरे चुनाव में डीएमके और एमके स्टालिन के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया है। ऐसा कदम उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देगा, क्योंकि वही बात है ना कि जिन लोगों के खिलाफ हम जमीन पर उतरे, लड़ाई में, मैदान में उतरे, अगर उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं तो फिर हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। तो ये वाली पॉलिटिक्स तो विजय नहीं करेंगे। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे व्यवहारिक और राजनीतिक रूप से सुरक्षित मॉडल यही होगा कि बाहरी समर्थन का ही ले लिया जाए, यानी कि सबसे सुरक्षित मॉडल माना जा रहा है जहां विजय बिना बड़े समझौते के सत्ता संभाल सकते हैं। चौथा पॉइंट समझिए, एआईएडीएमके और डीएमके किसके साथ जाएगा खेल। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त सबसे दिलचस्प सवाल यही है, टीवीके आखिर किसके साथ हाथ मिलाएगी या फिर अकेले ही अकेले ही सत्ता बनाएगी। अगर हम गणित देखें तो एआईएडीएमके के साथ गठबंधन सबसे आसान और सीधा रास्ता लगता है। दोनों दलों के आंकड़े जोड़ दिए जाए तो बहुमत का आंकड़ा आराम से पार हो सकता है। ये कंफर्टेबल सरकार का फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ नंबर गेम नहीं होती, ये भरोसे, नेतृत्व और नियंत्रण की भी लड़ाई होती। और यही सबसे बड़ी अड़चन आती, पावर शेयरिंग। क्या विजय मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि जब ऐसा होगा, विजय तो पहली बार पावर में आए हैं इतनी बड़ी जीत के साथ, लेकिन एआईएडीएमके की जो पार्टी है, उसके जो नेता हैं, वो तो पहले से तमिलनाडु की सत्ता में है, तो वो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारा हो या फिर जो अहम पद हैं वो उनके हों। लेकिन विजय, जो कि इन सभी चुनौतियों से जीत कर यहाँ तक पहुंचे हैं, वो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री वो हों और उनके पार्टी के लोगों को जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वो मिले। तो यहाँ पर फिर पेच फंस सकता है। अब कौन कितने मंत्रालय लेगा, उसमें अहम ये भी होगा कि नीतियों पर किसका नियंत्रण रहेगा, रूल मेकिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही सवाल इस संभावित गठबंधन को पेचीदा बना देते हैं। खास बात यह है कि पलानीस्वामी पहले ही सार्वजनिक तौर पर टीवीके के साथ गठबंधन से इनकार कर चुके। हालांकि भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि चुनाव के बाद हालात तेजी से बदलते हैं और ना कई बार हाँ में भी बदलते देर नहीं लगता। मतलब ऐसा तो आपने कई बार देखा, नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स में भी देखा होगा, जो अपना अभी इंडी गठबंधन है, इसमें भी बहुत सारी पार्टियां थी जो काफी पहले कहती थी कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अभी देखिए एक पूरा 5, 6, 7 पार्टियां हैं जो एक साथ हैं। तो ऐसा साउथ में भी हो सकता है इन केस। तो चलिए एक बार डीएमके वाला भी समीकरण समझ लेते हैं। ये समीकरण और भी जटिल है। चुनाव प्रचार के दौरान ही विजय ने डीएमके और एमके स्टालिन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और शासन के मुद्दों पर तीखे हमले किए थे। ऐसे में अगर चुनाव के तुरंत बाद वही टीवीके डीएमके के साथ जाती है तो उसके पूरे नैरेटिव को कमजोर कर सकता है। राजनीतिक तौर पर यह कदम यू टर्न माना जाएगा और इससे विजय की नई राजनीति की जो छवि है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और यही वजह है कि इस विकल्प को लगभग आखिरी और मजबूरी वाला रास्ता माना जा रहा है, यानी कि ना के बराबर ही ये होने वाला है। तो फिलहाल दोनों बड़े दलों एआईएडीएमके और डीएमके सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन पोस्ट पोल पॉलिटिक्स में समीकरण तेजी से बदलते भी हैं, टूटते भी हैं, जुड़ते भी हैं। छोटे दल, निर्दलीय विधायक और अंदर खाने की बातचीत, ये सब मिलकर आखिरी तस्वीर तय करेंगे। यानी ये साफ है कि खेल अभी खुला हुआ है और असली चालें अब शुरू होंगी। अभी तो सब जीत हुई है। चलिए तो फिर आपको 5वां पॉइंट भी समझाते हैं कि आगे क्या हो सकता है, तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय आगे क्या हो। तमिलनाडु में जो बदलाव हुआ है वो सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, जिसमें क्षेत्रीय राजनीति में नए चेहरों का उदय हो सकता है। जो पहले से ट्रेडिशनल लोग हैं
उनमें बदलाव होगा, नए लोगों को पावर पोजीशन मिलेगा। जैसे कि विजय की पार्टी ही पूरी नई है तो नए नए चेहरों को आगे लाया जा सकता है और नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। पारंपरिक दलों के खिलाफ जन असंतोष, युवाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी। अब विजय के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है अपेक्षाओं पर खरा उतरना। अगर वे सरकार बनाते हैं तो उन्हें प्रशासनिक अनुभव की कमी जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। अगर वे विपक्ष में बैठते हैं तो उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करनी पड़ेगी। सत्ता की चाबी विजय के हाथ में आ चुकी है। तो अब आज की स्थिति में तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र सिर्फ एक नाम है, वो है थलापति विजय। वे किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने की स्थिति में हैं, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या वे अपने सिद्धांतों पर कायम रहेंगे? क्या वे समझौता करेंगे? क्या वे एक नई राजनीति संस्कृति की शुरुआत करेंगे? तमिलनाडु की जनता ने बदलाव का जनादेश तो दे दिया है, अब ये विजय पर निर्भर करता है कि वे इस जनादेश को किस दिशा में ले जाते हैं। आने वाले कुछ दिन न सिर्फ सरकार का भविष्य तय करेंगे बल्कि ये भी तय करेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति आने वाले दशक में कैसी दिखने वाली है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.